हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कैलाश इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल साइंसेज में। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं आज क्वेश्चन नंबर 86 से लेके क्वेश्चन नंबर 90 तक। तो हमने ऑलमोस्ट 85 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 21 से लेके 85 तक ऑलमोस्ट 60 क्वेश्चन है ना, वी हैव डिस्कस्ड टिल फार। तो आई होप इस पूरे लेक्चर सीरीज को अगर आपने ध्यान से देखा होगा और एक भी सीरीज अगर आपने मिस नहीं करी होगी, तो आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि आपको एटलीस्ट एक स्ट्रेटेजिक अप्रोच समझ में आया होगा एटलीस्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने का, है ना। मैं ये तो उम्मीद नहीं कर रहा कि आपको है ना पूरा का पूरा आप बोलोगे कि इस बार का जो आप 18 दिसंबर का एग्जाम देने जा रहे हो तो उसमें आपको है ना, भले आप पढ़ के नहीं गए तो आपको बन जाएगा, पर हाँ एटलीस्ट यू आर कॉन्फिडेंट इनफ कि आपको अप्रोच तो समझ में आ रहा है कि यार सॉल्व करना कैसे है सवालों को। ठीक है, तो आज हम इसी सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 86 से लेके 90 तक। आइए देखो दोस्तों, ये जो सवाल है आपका ये है काइनेटिक्स का। द रेट ऑफ अदर रिएक्शन N2O2 टू NO इज फर्स्ट ऑर्डर दिया हुआ है विथ रिस्पेक्ट टू द कंसंट्रेशन ऑफ N2O2। इनिशियल कंसंट्रेशन दिया हुआ है और आपको टाइम एक्सप्रेशन पूछा है कंसंट्रेशन ऑफ NO का क्या होगा। ठीक है, तो देखिए इसको बहुत आसान है करने का। सबसे पहले अगर हम बात कर लें जनरल, देखो मैं आपको पहले जनरली बताता हूँ रिएक्शंस का, है ना, ए से बी। बिल्कुल मैं बेसिक से चल रहा हूँ, तो हो सकता है कि आपको कुछ बच्चों को लगे कि यार ये क्या आना है, तो हमको पता है, आगे बताओ मेन मेन चीज़ें वो हम बता देंगे। बट अगर ना मेरा तो व्यूअरशिप ये है कि अगर कोई पहली बार भी अगर इस वीडियो को देख रहा है तो उसे समझ में आया है कि इसको अप्रोच कैसे करना है। ऑलमोस्ट हमारा पूरा फोकस इसी अप्रोच पर है। तो ए से बी देखिए, तो आप देखो ए का जो कंसंट्रेशन है वो समय के साथ क्या होगा, चेंज होगा, और एक इसमें कन्वर्ट होगा बी में। तो बेसिकली जब कोई भी चीज़ समय के साथ बदलती है तो हम उसका क्या डिफाइन करते हैं, रेट। रेट मतलब कोई भी चीज़ अगर समय के साथ बदल रही है तो उसका क्या होगा, रेट। मेरी हाइट टाइम के साथ क्या होगी, बढ़ेगी, तो मेरे हाइट के बदलने का क्या होगा, रेट होगा। इसको मैथमेटिकली लिखते हैं dy बाई डी एक्स के टर्म में। dy मतलब चेंज इन y, dx मतलब चेंज इन x। तो dy बाई डी एक्स मीन्स चेंज इन y विथ x। तो इसी को हम बेसिकली क्या कह देते हैं, रेट कह देते हैं, है ना। और एक नाम दे देते हैं इसको, हम कहते देते हैं इंस्टेंटेनियस रेट। तो y का चेंज x के साथ क्या कहलाएगा, रेट कहलाएगा। अगर मेरी हाइट टाइम के साथ बढ़ रही है तो इसके रेट को मैं क्या लिखूंगा, डी एच बाई डी टी, चेंज इन हाइट विथ टाइम। और ये इंक्रीजिंग है तो ये पॉजिटिव आएगा। मेरा मास, मेरा वेट समय के साथ क्या होगा, बदलेगा स्टार्टिंग में, तो इसके बदलने का रेट क्या होगा, डी एम बाई डी टी, द चेंज इन मास विथ चेंज इन टाइम। और मेरा मास समय के साथ साथ क्या होगा, बढ़ेगा, तो ये भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। समझ में आ रहा है। तो इसका मतलब कोई भी चीज़ अगर समय के साथ बदल रही है तो उसका एक रेट होगा। तो ए अगर बी में कन्वर्ट हो रहा है तो इसका भी क्या होगा, एक रेट होगा। अच्छा, ए का कंसंट्रेशन समय के साथ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, कम हो रहा है, तो इसलिए साइन क्या लगेगा, माइनस। और इसके रेट को क्या लिखोगे, माइनस डी ए बाई डी टी। ये ब्रैकेट के अंदर जो स्क्वायर ब्रैकेट है इसको ये डिनोट करता है कंसंट्रेशन को। तो डी ए क्या हो गया, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए विथ चेंज इन टाइम। तो ये डी ए बाई डी टी क्या कहलाएगा, रेट। अच्छा, ये किसका रेट कहलाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। इसको आप पढ़ोगे कैसे, डी ए बाई डी टी को, डी ए बाई डी टी का मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए विथ टाइम टी। और ये कंसंट्रेशन ए का हमेशा क्या हो रहा है, कम हो रहा है, इसलिए हम इसको कभी कभी ऐसे भी लिख देते हैं, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, सॉरी हाँ, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, क्योंकि ए समय के साथ क्या हो रहा है, डिसअपियर हो रहा है। इसी तरीके से बी समय के साथ क्या हो रहा होगा, बन रहा होगा, तो इसका साइन क्या आएगा, पॉजिटिव। तो इसको क्या लिखोगे, डी बी बाई डी टी, चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ बी विथ टाइम। और बी क्योंकि समय के साथ बदल रहा है मतलब बढ़ रहा है, तो आप इसको क्या लिखोगे, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी या रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी, जो आप कहना चाहो, है ना। अच्छा, अगर ए गिव्स बी है, रेशियो 1:1 पे, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ ये दोनों रेट बराबर होंगे। अरे यार, जिस रेट से ए घट रहा है उसी रेट से बी क्या हो रहा होगा, बन रहा होगा। और यही मेरा क्या होगा बेटा, आर ओ आर। आर ओ आर मतलब रिएक्शन का रेट, रेट ऑफ रिएक्शन। अरे जो ए का रेट है वही बी का रेट है, और ओवरऑल यही मेरी रिएक्शन भी है, तो ये रेट मेरा क्या होगा, रिएक्शन का भी होगा। बात आई समझ में। अब मुझे ये बताओ कि अगर मैं आपसे कहूँ ए गिव्स टू बी, इस टाइप की कोई रिएक्शन है, तो पहले तुम मुझे बताओ ए का रेट कैसे लिखोगे, लिखने का तरीका क्या होगा। तो आप लिखोगे माइनस डी ए बाई डी टी। अब सुविधा के लिए मैं स्क्वायर ब्रैकेट को हटा रहा हूँ अभी, है ना, मैं अंडरस्टूड है कि वो कंसंट्रेशन है। इसका मतलब ए का कंसंट्रेशन समय के साथ क्या हो रहा है, चेंज, तो माइनस डी ए बाई डी टी। ये किसका रेट बताया आपने,
ये ए के चेंज होने का रेट बताया, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए। अब उसी तरीके से बी समय के साथ क्या हो रहा है, बन रहा है। तो अब देखो मोस्टली बच्चे यहाँ गलती करेंगे। अगर मैं पूछूंगा एक्सप्रेशन लिख के बताओ रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी, तो क्या लिखोगे, टू का टर्म इन्वॉल्व करोगे कि नहीं करोगे, नहीं करोगे। आप इसको सिंपली लिखोगे डी बी बाई डी टी। यार एक बार बताओ कि अगर मेरे को मैं ये छोड़ो रिएक्शन, मैं तुमसे पूछूं कि बी समय के साथ बढ़ रहा है, तो इसके रेट लॉ का या इसका रेट का एक्सप्रेशन क्या लिखोगे, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी क्या लिखोगे, तो तुम बोलोगे डी बी बाई डी टी। डी बी बाई डी टी सिंपली इंडिकेट करता है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी विद टाइम टी। तो ये जो है वो डी बी बाई डी टी है। लेकिन क्या अब मैं इन दोनों को बराबर कह सकता हूं, नहीं। क्यों नहीं कह सकता, क्योंकि जिस रेट से ए घट रहा है उतने रेट से बी नहीं बन रहा। क्योंकि जब इसका एक मोल रिएक्ट करता है तो बी के कितने मोल बनते हैं, 2 मोल बनते हैं। तो इसका मतलब जिस रेट से ए कम हो रहा है डबल ऑफ रेट से बी बन रहा है। इसका 1 मोल, उसका 2, इसका 2, उसका 4। इसका क्या मतलब हुआ, इसका जो रेट होगा डिसअपियर होने का, क्या मैं ये कह सकता हूँ माइनस डी ए बाई डी टी, इसका जो रेट है वो हाफ है डी बी बाई डी टी के। अब ये साइन बराबर कर यहाँ लग सकता है, ठीक है। इसका मतलब रेट ऑफ ए, जिस रेट से ए कम हो रहा है, डेट या रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए इज हाफ ऑफ द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी। क्योंकि वहाँ 1 से 2 बन रहा है, 2 से 4 बन रहा है, तो इसका जो रेट है वो आधा है। या ये कह लो कि बी का रेट डबल है, एक ही बात है। और अब यही मेरा क्या होगा बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन भी होगा, रेट ऑफ रिएक्शन भी होगा। क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन तो सबके लिए बराबर होना चाहिए ना भाई, इसलिए मैंने दोनों को क्या किया, बराबर किया। अब इसी चीज़ का इस्तेमाल बेटा मैं यहाँ करूँगा। क्या उसने मेरे को बोल के रखा है, द रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर इन कंसंट्रेशन ऑफ NO2, मतलब जो ROR है डेट इज डायरेक्टली ही इज गिवन N2O5 का कंसंट्रेशन की पावर 1, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, एक्सप्रेशन निकालना है NO का चेंज। तो मैं पहले इसको हटा देता हूँ ताकि मैं इस पूरे को फिर से आपको समझा सकूँ। तो ये जो बेसिक पार्ट था ये मैंने आपका यहाँ क्लियर करा, ठीक है। चलिए अब देखिए बेटा, N2O2 gives 2NO, ठीक है। इनिशियली कितना मोल लिया था, लेट से एस टी इजिकल टू 0 पे, इनिशियली कितना मोल था 1, इसके कितने थे 0। कुछ टाइम टी पर लेट से हम कहते हैं x मोल डिसोसिएट हो गए, बचे कितने 1 माइनस एक्स। इसके कितने बने, तो इसके बने 2x, क्योंकि इसका 1 मोल होता है तो उसका 2 मोल बनता है। तो इसका अगर x मोल घटेगा तो उसका 2x बनेगा। तो इसका 1 माइनस कितना बचा x, और उसका कितना बना 2x। यहाँ तक ये चीज़ क्लियर है। तो इसी चीज़ को अब हम क्या कर सकते हैं, रेट लॉ के एक्सप्रेशन में लिख सकते हैं। अब आपको मैंने लिखना बताया माइनस ऑफ डी N2O2 बाई डी टी, ये क्या इसके बराबर होगा, नहीं, ये इसके हाफ के बराबर होगा, किसके, DNO बाई डी टी के, ठीक है। और ये बराबर किसके होगा, रेट ऑफ रिएक्शन के, जो कि K है N2O5 का कंसंट्रेशन, ठीक है। क्लियर है ये चीज़। चलिए अब मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे इसका दिया हुआ है, किसका, DN2/dt का, और पूछा किसका है, इसका, ठीक है। तो अब हमारे पास जो रेट लो आ गया वो क्या आ गया, माइनस DN2O2/dt इज इक्वल टू KN2O5, ठीक है। एंड सिंस दिस इज द फर्स्ट लॉ एक्सप्रेशन, आई होप ये आपको इसके डेरिवेशन और उसके फॉर्मूलेस पता होंगे। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का जो एक्सप्रेशन होता है कंसंट्रेशन ऑफ ए का, वो होता है, डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ बेटा, किसका, ए एट टाइम टी, ए मतलब यहाँ पे जो N2O2 है इज इक्वल टू क्या होता है, A0 इंटू ई की पावर माइनस के टी। A0 इज द इनिशियल कंसंट्रेशन, ई की पावर माइनस के टी, के इज द रेट कॉन्स्टेंट टी। ये हम डिराइव भी कर सकते हैं बेटा, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए। कैसे डिराइव करना यहाँ इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, वो डेरिवेशन आपको मिल जाएंगे। बट फर्स्ट ऑर्डर को जब आप डिराइव करोगे तो जो ए कंसंट्रेशन है टाइम टी के साथ, मतलब N2O2 का जो कंसंट्रेशन है एट टाइम टी, डेट इज गिवन बाई N2O2 का कंसंट्रेशन एट टाइम टी इज इक्वल टू 0 इंटू ई की पावर माइनस के टी, ये मतलब होता है इसका, ठीक है। तो ये निकाल लिया। अब आपको ये तो पता ही है कि A0 कितना लिया था हमने, A0 कितना लिया था 1, तो ये हो जाएगा ई की पावर माइनस के टी, ठीक है। और ए टी जो है, ए का कंसंट्रेशन टाइम टी पर कितना है बेटा, 1 माइनस
x है, तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू ई की पावर माइनस के टी। अरे बोलो ठीक है, तो x कितना हो जाएगा, x हो जाएगा 1 माइनस ई की पावर माइनस के टी। अरे ठीक, यही हो जाएगा ना, आई थिंक गलत तो नहीं लिखा मैंने, हाँ बिल्कुल सही लिखा है, x इज इक्वल टू 1 माइनस ई की पावर माइनस के टी हो जाएगा। क्लियर है ये? हमें क्या चाहिए, हमें NO का कंसंट्रेशन चाहिए, कंसंट्रेशन ऑफ NO। तो बेटा x की वैल्यू अगर इतनी है तो NO का कंसंट्रेशन टाइम t पर कितना है, 2x है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा, तो 2 इंटू 1 माइनस ई की पावर माइनस के टी। तो क्या हो गया हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। चाहता तो मैं यहाँ को डिराइव भी कर सकता था। ये कौन सी इक्वेशन बेटा, ये वाली इक्वेशन, अब मैं मेरे मुंह से बेटा निकल रहा है ना, बच्चों को जब मैं क्लास में बोलता हूँ तो है ना, तो ना उसको उतना प्लीज़ आप माइंड मत कीजिएगा। मैं आपको बस ये तरीका बता रहा हूँ कि ये चीज़ हम क्या कर सकते हैं, ये हम डिराइव भी कर सकते हैं। ठीक है, बट यहाँ ज़रूरत नहीं थी, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मूले डेरिवेशन के फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर के आपको पता होंगे। मैंने आपको अप्रोच बताया तरीका कि किस तरीके से देख सकते हो। तो हमेशा क्या करा करो, जब भी रिएक्शन हो तो उन दोनों को कंपेयर कर दिए, बराबर कर दिए करो। कैसे कि जिस रेट से ए कम हो रहा है उसी रेट से बी बन रहा होगा। अगर रेशियो 1:2 का है, 1:3 का होता तो 1/3 कर देते, मतलब है ना। आप दोनों को देख के समझ में आना चाहिए कि इन दोनों का रेट बराबर किस कंडीशन में होगा। तो इन जनरल ए ऑफ ए गिव्स बी ऑफ बी, तो इसका रेट क्या होगा, -1/a dA/dt बराबर +1/b dB/dt। ऑल यू हैव टू डू इज, जो उसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उसको डिवाइड कर लो। अगर कम हो रहा है तो -n के साथ, बढ़ रहा है तो +n के साथ। दैट इज द कंसेप्ट। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, ये एक अच्छा सवाल है हमारा। देखिए, स्टार्टिंग मटेरियल दैट गिव्स द कंपाउंड ए ऑन हीटिंग। तो ये आपका जो सवाल है एक अच्छा सवाल है। ये आपका किसका है बेटा, पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस का, पेरीसाइक्लिक रिएक्शन का ही सवाल है आपका। अब इसको अप्रोच कैसे करना है, देखिए। तो अप्रोच करने के तरीके ये हैं कि मुझे ये जो कंपाउंड ए दिख रहा है ना, डरना मत बेटा कि इतना बड़ा स्ट्रक्चर है। इसमें से मुझे क्लियरली दिख रहा है कि ये ग्रुप 2 बार हैं, ये पीएच 2 बार हैं, ये हाइड्रोजन 2 2 4 4 बार हैं। मतलब मुझे क्लियरली समझ में आ रहा है कि ये एक तरीके से क्या है बेटा, डाइमर है, सॉरी डाइमर है। तो इसका मतलब 2 मॉलिक्यूल मिलके बने होंगे। अच्छा, पहली चीज़ तो ये समझ में आई कि ये डाइमर है। दूसरी चीज़ हम थोड़ा सा इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री देखते हैं बेटा। जंक्शन पे आप देखोगे, जंक्शन पे तो ये हाइड्रोजन कहाँ है बेटा, ऊपर की तरफ, और इस कार्बन पे ये बॉन्ड नीचे है, तो डेफिनेटली यहाँ हाइड्रोजन कहाँ होगा, ऊपर। मतलब जो जंक्शन है वो कैसा है मेरा, सिस फ्यूज्ड है। ये भी समझ में आई बात, जंक्शन कैसा है, सिस फ्यूज्ड। तीसरी चीज़ क्या देख सकते हैं हम, इसकी थोड़ी सी स्टीरियोकेमिस्ट्री और देख सकते हैं, किसकी, जो इसके साथ ग्रुप जुड़े हुए हैं। क्या, यहाँ देखो बेटा, इस कार्बन पे ये बॉन्ड नीचे की तरफ है, मतलब CH2PH नीचे की तरफ है, और इसके बगल वाले कार्बन पे ये CH2 और CONH80 ग्रुप ऊपर की तरफ है। मतलब जो सब्स्टिट्यूएंट है वो किस कॉन्फ़िगरेशन में है, ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन में। तो यहाँ भी इस कार्बन पे आप देखोगे तो ये बॉन्ड नीचे है, और बगल वाले कार्बन पे देखोगे तो ये बॉन्ड ऊपर है। तो इसका मतलब जंक्शन सिस फ्यूज्ड है, कॉन्फ़िगरेशन ट्रांस है, और 2 डाइमर प्रोडक्ट आपस में से मिले। तो मुझे क्या बताना है, इसका स्टार्टिंग मटेरियल क्या होगा। तो यार स्टार्टिंग मटेरियल में पहले यही चीज़ें देख लो, किस किस केस में जंक्शन सिस फ्यूज्ड दिख रहा है मेरे को, ऑप्शन नंबर 1 में, ऑप्शन नंबर 2 में, ऑप्शन नंबर 3 में, और ऑप्शन नंबर 4 में। क्या बात है, ये 5 क्यों दिख रहे हो मेरे को, पता नहीं, हो सकता है क्वेश्चन टाइप करने में कुछ मिस्टेक हो गई। 4 का 5 कैसे आ रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा, या मेरी समझने में कुछ गलती हो रही है क्या। एनीवे है ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम तो बस ये देख रहे हैं कि हमको तो बस क्या मतलब है कि स्टार्टिंग मटेरियल से, तो देखते हैं क्या आता है हमारा। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आई, डाइमर है, जंक्शन सिस फ्यूज होना चाहिए, और सब्स्टिट्यूएंट ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन का होना चाहिए। तो बेटा ट्रांस कहाँ कहाँ मिल रहा है, तो पहले वाले में तो ये डैश पर है, ये वेज पर है, ट्रांस है, ठीक है। दूसरे वाले में सिस है, तो ये हो नहीं सकता, ये वाला हो नहीं सकता, ये वाला हो नहीं सकता। ऑप्शन क्या होगा, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें ऑप्शंस गलत है।
आप एक बार चेक कर लीजिएगा अपने उसमें, मैं आपको बस तरीका बता रहा हूँ क्या है, किस तरीके से इसको अप्रोच करना है, क्योंकि ऑप्शंस में तो फिर एक ही ऑप्शन आ रहा है बस, यही वाला सही, क्योंकि यही वाला आपका क्या है, ट्रांस है। बाकी जगह ये वाला, अच्छा ये वाला भी, ये वाला भी कैंडिडेट है हमारा, ठीक है। ये जंक्शन कैसा है हमारा, सिस फ्यूज्ड है, और ये भी ट्रांस है, तो ये हो सकता है, ये वाले नहीं हो सकते। अब इनमें और 1 और 3 में हमें चूज़ करना है कि कौन सा होगा, ठीक है। तो कैसे चूज़ करेंगे 1 और 3 में, तो समझ में आया। तो देखो इस तरीके से आपने क्या किया, एलिमिनेट कर लिया कि कैसे निकालना है। अब बाकी जो बचा है उसको हमें ये देखना पड़ेगा कि डाइमर बना कैसे होगा, तो इसको थोड़ा सा ब्रेक करना पड़ेगा। रेट्रो डिसऑर्डर रिएक्शन जो आपने सुनी होगी ना, उस तरीके से हमको क्या कराना पड़ेगा, इसका फ्रेगमेंटेशन कराना पड़ेगा। तो देखिए बेटा, इस रिंग को मैं 1 कह रहा हूँ, इस रिंग को मैं 2 कह रहा हूँ, इसके साथ जो जुड़े हैं इसको मैं कंसिडर नहीं कर रहा, सिंप्लिसिटी के लिए मैं बस इन्हीं दोनों रिंग को अलग से यहाँ आपको एज इट इज ड्रॉ करके बता रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए। देखना ध्यान से, ये वाला, ये डबल बॉन्ड यहाँ है, ये जुड़ा है इसके साथ, ठीक है, ये यहाँ, ठीक है। अब इसके साथ कुछ ग्रुप जुड़े हैं, दिस इज रिंग 1, दिस इज रिंग 2। तो देखिए बेटा किस तरीके से मैं कर रहा हूँ, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ, ठीक है, इसके बीच में क्या बनेगा, डबल बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, ठीक है, और ये वाला बॉन्ड बेटा कहाँ शिफ्ट होगा, यहाँ। अब आपको मत बोलो सर ऐसे घूम के कैसे आएगा, ऐसे घूम के नहीं आएगा, यही वाला बॉन्ड है, ये देखो बेटा ध्यान से, ये वाला बॉन्ड है, यही डायरेक्ट यहाँ चला जाएगा, डबल बॉन्ड बनेगा, ठीक है। तो मैं बिल्कुल बेटा इसको क्या कर रहा हूँ, कॉपी पेस्ट, ये सिलेक्ट किया, कॉपी किया, पेस्ट किया, ठीक है, और इसको कर रहा हूँ जूम, ताकि अब आपको क्या हो, आसानी से समझ में आए कि किस तरीके से हम इस मॉलिक्यूल को एनालाइज कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या होगा ना, ब्रेक करना आसान हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, ब्रेक तो कौन कौन सा बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये देखो, सबसे पहले ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ, तो इसको हटा दिया, ठीक है। तो ये तो जुड़ा होगा, है ना, ये बॉन्ड तो जुड़ा होगा, यही बॉन्ड ब्रेक हुआ है ना, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ है, ठीक है, आपको समझ में आ रहा है। और कौन सा बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये वाला, ये हटाया, है ना, तो क्या होता है कभी कभी ये टूट जाता है, तो ये हुआ। अब ये जो है ये तो जुड़ा ही हुआ है, और ये वाला बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हुआ है, इस कार्बन के बीच में, तो यहाँ क्या बना है, डबल बॉन्ड, और ये जो डबल बॉन्ड है मैंने पूरा ही तोड़ दिया, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। ये देखिए ध्यान से, ये तो ये डबल बॉन्ड यहाँ आया, और ये कहाँ आया, यहाँ आया, और ये वाला बॉन्ड को मैंने कहाँ शिफ्ट किया है, यहाँ पे, ठीक है। ये मेरी रिंग 1 है, ये मेरी रिंग 2 है। ध्यान से देखना मैंने किस तरीके से इस बॉन्ड को ब्रेक किया। तो जब मैं इन दोनों को ब्रेक करूंगा, अब बस मुझे सब्स्टिट्यूएंट देखना है। अब इस रिंग 1 में देखो, ये वाला ग्रुप कहाँ पर है, नीचे की तरफ, मेरा सिस फ्यूज है वो तो ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट देख लो, CH2PH कहाँ पर है, यहाँ पे नीचे की तरफ है, कहाँ पे, यहाँ पे, मतलब डैश पे होना चाहिए। और इसके साथ जो लगा है CONH, ये CH2 वाला ग्रुप, ये कहाँ पर है मेरा, वेज पर है। देख लो बेटा है क्या, क्यों, इसको अगर तमीज़ से बनाओगे तो ये जो 4 मेंबर की रिंग बनी है, ये वाली 4 मेंबर की रिंग, ये कैसे बनेगी, ये देखो 6 मेंबर की रिंग बना ली, इसको ऐसे बना लिया, और यहाँ पे 4 मेंबर की रिंग जुड़ी है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, ग्रुप जोड़ना है। तो CH2PH कहाँ है, नीचे की तरफ, और इसके साथ जो CH2CONHET वाला ग्रुप लगा है ये वेज पर है। तो आई थिंक यही ऑप्शन हमारा यहाँ पर मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर 1 ही करेक्ट है। यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, कॉन्फ़िगरेशन पलट दिया है, ये नहीं हो सकता, ठीक है, ठीक है। अब आपके मन में बेटे एक डाउट आ सकता है कि सर आप अगर रिंग 2 में देखो, तो रिंग 2 पे यहाँ पे जो CH2PH है ये ऊपर की तरफ है, इसके साथ जो एक 4 मेंबर की रिंग जुड़ी है, इसके साथ जो 4 मेंबर की रिंग जुड़ी है, इसमें CH2PH का है बेटा ऊपर की तरफ वेज पे, और जो CH2CONH वाला ग्रुप है ये नीचे की तरफ है। तो सर ये वाला क्यों नहीं हो सकता बेटा, ये वाला इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ये जंक्शन पे आपने हाइड्रोजन्स की पोजीशन को ऊपर दिखाई है, मतलब आपने यहाँ पे, मैंने आपको पहले ही बताया था, इस जंक्शन पे हाइड्रोजन ऊपर है
और यहाँ पर भी हाइड्रोजन ऊपर है। तो जो सिस फ्यूज जंक्शन बनाया था वो ये वाला था। तो अगर आप ये वाला बनाओगे तो यहाँ अगर आप ध्यान से देखोगे, इस पूरे को अगर मैं फिर से हटा दूँ तो ध्यान से अगर आप केयरफुली ऑब्जर्व करोगे तो ये जो जंक्शन है इस पे ये वाला बॉन्ड ऊपर है, तो हाइड्रोजन कहाँ होगा बेटा मेरा, नीचे। और ये वाला बॉन्ड भी ऊपर की तरफ है, तो यहाँ भी हाइड्रोजन कहाँ होगा, नीचे होगा। इसका मतलब यहाँ पे अगर ये वाला होना होता तो फिर इस जंक्शन पे ये दो हाइड्रोजन को मुझे कहाँ रखना पड़ता, डैश पे रखना पड़ता। तो ये नहीं हो सकता। तो हुआ क्या होगा कि ये दो रहेंगे ऐसे, ठीक है। तो इसका एक ग्रुप में कौन सा, CH2PH नीचे है और C1H ऊपर है, ये दो आपस में डाइमर मिले। पर ये डाइमर देखो, डाइमर दो तरीके से बन सकते हैं, एक ये मॉलिक्यूल है एक ये मॉलिक्यूल है, दोनों आके एज इट इज जुड़ गए, डाइमर बने। एक ये हो सकता है कि एक ये है एक ये है, उसको हमने पलट दिया तो ये आके ऐसे जुड़ गए, ठीक है, इन्वर्टेड। तो ये इसलिए हुआ है ये वाला केस। तो आप देख सकते हो ये रिंग जो है 4 मेंबर के नीचे की तरफ जा रही है और ये 4 मेंबर के ऊपर की तरफ जा रही है। तो बेसिकली हमने क्या किया, इन दोनों को ऐसे पलट के जोड़ा है इसलिए। तो ये है ना, कंफ्यूज मत हो ना इसमें कि क्या कहना चाह रहा था, ये इसमें कंफ्यूज मत हो ना कि यहाँ पे इसके हिसाब से देखें तो ये वाला भी तो ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। उस केस में 3 चीज़ों का ध्यान रखना आपको ज़रूरी है। पहला डाइमर बन रहा है, दूसरा जंक्शन की स्टीरियोकेमिस्ट्री, तीसरा सब्स्टिट्यूएंट की स्टीरियोकेमिस्ट्री। उन तीनों के हिसाब से ये एक अच्छा सवाल था ये, है ना। इसमें हमें क्या मिलेगा, ऑप्शन नंबर 1 ही करेक्ट ऑप्शन मिलेगा। क्लियर। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 88। अब देखिए ये क्या है, रिलेटिव ऑर्डर ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन पूछा है। तो ये जो सिस्टम है बेटा ये आपका डेकलीन सिस्टम है। अब जब भी आप देखो मॉलिक्यूल को देखोगे तो अगर ये जो मॉलिक्यूल दिया हुआ है ना बेटा, ये क्या दिया हुआ है आपको, प्लेनर फॉर्म में दिया हुआ है ना। और प्लेनर फॉर्म में हमें ज़्यादा कुछ समझ नहीं आता, इसको हमको 3D या इसके मोर रिएक्टिव शेयर फॉर्म में देखना पड़ेगा, तब जाके हमको इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री समझ में आएगी। तो ये डेकलीन सिस्टम है। अच्छा, डेकलीन में ये जो जंक्शन है ये बेटा क्या है, मेरा ट्रांसफ्यूज जंक्शन है। तो डेकलीन का अगर आपको आइडिया हो तो इसका जो हम कॉन्फॉर्मेशन बनाते हैं वो कुछ ऐसा बनाते हैं, यहाँ पे मिथाइल ऊपर और यहाँ पे हाइड्रोजन नीचे, ठीक है। ये आपका डेकलीन सिस्टम है। अब इस पर यहाँ पर इन्होंने एक बार ये OR है ना, अब R को इन्होंने क्या बोला है कि एक बार H ले लिया, ठीक है। K3 और K4 को कंपेयर कराने के लिए रीजेंट किसका इस्तेमाल किया है, CrO3 का। तो बेटा CrO3 जो है ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है ये अल्कोहल जो है हमारा 2 डिग्री का अल्कोहल है। तो अल्कोहल को ये किस में कन्वर्ट करता है, कीटोन में। कौन से अल्कोहल को, 2 डिग्री के अल्कोहल को। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसका काम है अल्कोहल को कन्वर्ट करना कीटोन में। तो ये पूछ रहा है किसके ऑक्सीडेशन का रेट फास्ट होगा। अगर मैंने यहाँ इसको ऐसे बनाया है और अगर मैं इसको यहाँ पे ऐसे बना देता, जैसे OH को नीचे, मतलब एक मेरा इक्वेटोरियल है और एक मेरा एक्सियल है, तो किसके ऑक्सीडेशन होने का रेट फास्ट होगा। तो ज़रा सोचते हैं। ऑक्सीडेशन का मतलब ये होगा कि ऑक्सीडाइज होने के बाद देखो बेटा ये क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O बन जाएगा, है ना। ये भी C डबल बॉन्ड O बन जाएगा। तो कौन फास्ट ऑक्सीडाइज होगा, तो इसको कैसे सॉल्व करोगे। तो देखो इसको सॉल्व करने के 2 तरीके हैं। पहला अप्रोच तो ये है कि आपने कोई सब्स्टिट्यूएंट अगर इक्वेटोरियल पे रखा है तो इक्वेटोरियल बॉन्ड्स आर मोर स्टेबल बॉन्ड्स। इक्वेटोरियल पोजीशन जो होती है वो क्या होती है, स्टेबल। एक्सियल पोजीशन क्या होती है आपकी, अनस्टेबल ड्यू टू 1,3 एक्सियल इंटरेक्शन। तो कौन ज़्यादा अनस्टेबल है, ये वाला OH। जब भी ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो ये तो ऑलवेज इस तरीके से अप्रोच रहेगा, मतलब इट शुड बी इन प्लेन विद दिस बॉन्ड, है ना। तो इसका मतलब अब यहाँ पे कोई डायक्सियल इंटरेक्शंस नहीं होंगे, तो इसका मतलब ये रिलेटिवली इसका क्या हो जाएगा, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होगा। अच्छा, ये तो पहले से ही स्टेबल है, तो किसको ऑक्सीडाइज होने की जल्दी ज़्यादा होगी, जो स्टेबल होगा कि जो अनस्टेबल होगा। ऑब्वियसली यार जो अनस्टेबल होगा, जो स्टेबल होगा वो काहे ऑक्सीडाइज होना चाहेगा, वो बोलेगा कि भाई हम तो स्टेबल है। तो उसकी जो टेंडेंसी होगी ऑक्सीडाइज होने की वो रिलेटिवली कम होगी। ये अनस्टेबल है, अभी ये एक्सियल पोजीशन पे है। यहाँ से ये क्या हो रहा है, स्टेबल हो जा रहा है, क्योंकि अब ये C डबल बॉन्ड O बन चुका है। तो इसके ऑक्सीडाइज होने का रेट क्या होगा, फास्ट होगा। देयरफॉर K4 इज ग्रेटर देन K3। आया समझ में। एक्सियल OH विल ऑक्सीडाइज फास्टर देन द इक्वेटोरियल OH। रीजन समझ में आया क्यों, क्योंकि एक्सियल पोजीशन पर OH की स्टेबिलिटी कम होती है तो उसकी टेंडेंसी ऑक्सीडाइज होने की फास्ट होगी, ठीक है। अब इन्होंने एक चीज और अच्छी पूछी, दूसरे केस में क्या किया उन्होंने, इसको हटा देता हूं।
बाकी क्योंकि सब तो सेम ही है ना, प्यार से हटा रहा हूँ मैं। अब दूसरे केस में क्या बोला इन्होंने, आर की जगह क्या लिख लिया, ओ टी एस। अब ये ओ टी एस जो है ये एक क्या है, ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप है। और यहाँ पे जो हमने रीजेंट यूज़ की है पी एच एस एन ए, पी एच एस एन ए मतलब यहाँ पे हो गया पी एच एस माइनस, और ये हमारा क्या है, एक न्यूक्लियोफाइल है। तो बेसिकली एक तरीके से हम क्या सोच सकते हैं, एस एन टू मैकेनिज्म। तो अब ये पूछना चाह रहा है कि किस केस में एस एन टू फास्ट होगा। तो अब इसके लिए थोड़ी आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री समझनी पड़ेगी। क्या कि SN2 में जो न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है वो बैक साइड से होता है, पीछे से अटैक करता है। ठीक है, अब ये OTS है, ये इसका बॉन्ड है, ये इसका बॉन्ड है। तो बेसिकली इसको अपना न्यूक्लियोफाइल को अपना इलेक्ट्रॉन देना है, किसको, कहाँ देना है, इस कार्बन पे, लेकिन कहाँ, इसके एंटी बॉन्डिंग में देना है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन भाई इसका जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर है वो कहाँ देगा, इसके एंटी बॉन्डिंग में देगा और बैक साइड से देगा। तो बेटा अगर ये इसका बॉन्डिंग है तो इसके पीछे वाला लोब जो होगा ऑर्बिटल होगा, ये इसका एंटी बॉन्डिंग होगा। और ये अगर इसका बॉन्डिंग है तो इसके पीछे वाला ये वाला, ये जो होगा इसका क्या होगा, एंटी बॉन्डिंग होगा। तो अब आप मुझे बताओ कि जो न्यूक्लियोफाइल का अप्रोच है वो कुछ ऐसे होगा और यहाँ न्यूक्लियोफाइल का अप्रोच ऐसे होगा। तो क्या लगता है बेटा, कहाँ हिंड्रेंस ज़्यादा मिलेगा इसको, ऑब्वियसली इस कॉन्फर्मेशन में। क्यों, ये तो टेढ़ा है, अभी नहीं बोला टेढ़ा है पर मेरा है, नहीं नहीं वो नहीं, वो अलग चीज़ है। अब यहाँ अगर आप देखोगे तो यहाँ हाइड्रोजन भी तो है, ऐसे भी तो सोचो, इस कार्बन पे हाइड्रोजन से, इस पर भी हाइड्रोजन से। ठीक है, यहाँ भी हाइड्रोजन से और यहाँ भी हाइड्रोजन से, इस तरीके से। तो यहाँ से आने पे इसका अप्रोच क्या होगा, हिंडर्ड हो जाएगा। तो जो अप्रोच है ऐसे ओब्लिक अगर ऐसे जाएगा तो हिंडर्ड अप्रोच होगा, और जबकि ऊपर से आएगा तो बिल्कुल साफ खुला मैदान है, कुछ नहीं मिलेगा। हाँ यहाँ मिथाइल ज़रूर लगा है, लेकिन और कहीं से तो इसको हिंड्रेंस नहीं मिल रहा ना। तो इसका मतलब यहाँ से अप्रोच करना इसके लिए ज़्यादा सुविधाजनक है, आसानी से अटैक करेगा, यहाँ से लिविंग ग्रुप निकालेगा और कंपाउंड बनाएगा। तो इन दैट केस एक्सियल ग्रुप पे लगा हुआ लिविंग ग्रुप विल टेंड टू गिव्स SN2 फास्टर देन द इक्वेटोरियल ग्रुप। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, K2 इज ग्रेटर देन K1। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा हमारा, ऑप्शन नंबर 1। ये आपका क्वांटम का है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम वेक्टर of a quantum mechanical system is root 6 h cross, the smallest possible angle between its orbital angular momentum vector and the z axis। तो बेटा जो एल जेड होता है कंपोनेंट, इसका फॉर्मूला होता है एम एच क्रॉस, वेयर एम इज द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है, और जो आपका क्या पूछा है, मैग्नीट्यूड ऑफ द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम वेक्टर, एल पूछा है। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड पूछा है। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड इसका जो होता है वो होता है रूट एल इंटू एल प्लस 1 एच क्रॉस होता है। ठीक है, ये होता है, ये दिया हुआ है इसने कितना दिया हुआ है, 6 एच क्रॉस। ठीक है, अब अगर इसने 6 एच क्रॉस दिया हुआ है, इसका मतलब ये जो टर्म है इसको मिला के आंसर हमारा कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए। मतलब एल इंटू एल प्लस 1 की वैल्यू 6 आनी चाहिए। तो आप क्या मुझे यहाँ से एल की वैल्यू बता सकते हो कितनी आएगी, एल की वैल्यू यहाँ पर कितनी आएगी, 2। क्यों, आप एल प्लस 1 करो, 2 प्लस 1 3, 3 इंटू 2 कितना हुआ, 6 हुआ। तो यहाँ से हमने क्या निकाल लिया, एल निकाल लिया कितना होगा। तो ये हमारा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम वेक्टर का मैग्नीट्यूड है और ये हमारा उसके जेड कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड है। तो जो एंगल होता है इनके बीच का, दैट इज गिवन बाई कॉस थीटा एंड इट इज गिवन बाई एम एच क्रॉस। बेसिकली एक्चुअली मैं आपको फॉर्मूला सही सही लिख के बता देता हूँ। ये क्या होता है, एल जेड कंपोनेंट का वेक्टर डिवाइडेड बाई दिस ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ये फॉर्मूला होता है टू फाइंड आउट द एंगल बिटवीन द जेड कंपोनेंट वेक्टर एंड द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम वेक्टर, है ना। तो ये जो होगा ये क्या होगा, एल जेड एम एच क्रॉस और यहाँ से एल, तो ये तो आपको पता ही है कितना, रूट 6 एच क्रॉस। तो एल की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। अब हमारा यहाँ पे हमारा क्या गोल है कि इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना एम की, ताकि हम ये थीटा निकाल सकें। तो इसने क्या पूछा बेटा, स्मॉलेस्ट पॉसिबल एंगल। तो बेटा कॉस थीटा की जो मिनिमम वैल्यू है वो कितनी है, -1,
और कॉस थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो होती है +1। तो क्या पूछा है, स्मॉलेस्ट पॉसिबल एंगल। तो अगर एंगल छोटा होगा तो कॉस थीटा बड़ा होगा। अरे यार बेटा ये तो थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। एक बार बताओ, कॉस 0 कितना होता है, 1, दैट इज अ मैक्सिमम। और कॉस 90 कितना होता है, कॉस 90 0। इसका मतलब तो ये हुआ ना कि एंगल जैसे जैसे बढ़ेगा कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो अगर मुझे एंगल कम रखना है तो इसका मतलब कॉस थीटा की वैल्यू क्या रखनी है, मैक्सिमम रखनी है। कॉस थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, जब एम की वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो फॉर एल इज इक्वल टू 2 आपको पता है एम की कितनी पॉसिबल वैल्यू हो सकती है, 5, 2l+1। अरे 2l +1, 2 2 4 +1 5। कौन कौन से 5, +2 +1 0 -1 -2। तो मैं कौन सी वैल्यू चुनूंगा, 2 वाली चुनूंगा। क्यों, अगर न्यूमरेटर ज़्यादा होगा तो ओवरऑल वैल्यू ज़्यादा होगी। अरे बेटा कॉस थीटा की क्या चाहिए आपको, मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, क्योंकि कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कब मिलेगी, जब थीटा क्या हो, कम होगा। तो ये तो सिंपल सा लॉजिक है ना। कॉस 0 क्योंकि आपको मैंने बताया 1 होता है और कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, तो 0 से तो कम एंगल होगा नहीं। और जैसे जैसे एंगल बढ़ाओगे 1 2 10 20 25 30, कॉस थीटा की वैल्यू लगातार क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, क्योंकि कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू ही 1 होती है और वो 0 पे होती है। तो इसका मतलब अगर मुझे मिनिमम एंगल चाहिए तो कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू लेना पड़ेगा। और कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कब लोगे, जब एम की वैल्यू मैक्सिमम आएगी, जब न्यूमरेटर मैक्सिमम होगा। और इसलिए फॉर एल इजिकल टू 2 एम की जो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू है वो कितनी हो सकती है, 2। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कॉस थीटा इज इक्वल टू 2/√6। और एच क्रॉस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो इसका मतलब अब मुझे क्या पता करना है, थीटा पता करना है। तो थीटा क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स 2/√6। ये देख लेते हैं क्या होगा। तो अब इनमें से आपको मैच करना होगा कि कौन कौन सा ऑप्शन यहाँ पर हमारा हो सकता है। ठीक है, तो अब क्या करना पड़ेगा, अब क्योंकि आपके पास कैलकुलेटर अलाउड है ना, तो इसका मतलब आपको ये देखना होगा। तो पहले तो मैं ये देखता हूँ बेटा इसकी वैल्यू आ कितनी रही, √2/√6 की, है ना। अब इसके लिए आप प्लीज़ अपना वाला कैलकुलेटर मत यूज़ करना, प्रैक्टिस हमेशा उस कैलकुलेटर से करना। मैंने आपको सवाल करवाए भी हैं। तो आइए हम डायरेक्टली वहीं पे जाके इसको सॉल्व करते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें निकालना है कॉस इनवर्स 2/√6 का। तो कैसे करोगे, तो मैंने आपको पहले ही बताया है साइंटिफिक कैलकुलेटर में, है ना, बटन्स बाद में दबाना, ऑपरेशन पहले करना है। तो 2/√6, तो पहले हम क्या करेंगे, 2/√6 निकालेंगे। ठीक है, 2 डिवाइडेड बाई, ठीक है, 6, और इसका क्या लेना है मेरे को, रूट लेना है। तो 2 डिवाइडेड बाई √6 हो गया, कितना आया, 2.44। अब इसका क्या ले लेंगे, कॉस इनवर्स। ये क्या हुआ, कोनो गलती हो गई लगता है, फिर से ट्राई करते हैं। तो पहले 2/√6 निकालते हैं कितना होता है। ठीक है, तो अब मैं इसको थोड़ा अलग तरीके से इसलिए कहता हूँ ना, प्रैक्टिस आप इस कैलकुलेटर में करना तो आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। नॉर्मल कैलकुलेटर और इसमें थोड़ा अंतर आता है। पहले मैं √6 निकालता हूँ, कैसे, 6 लिखा, इसका रूट ले लिया, √6 हो गया, 2.44 हो गया। अब इसका क्या करूँ, इन्वर्स ले लूँ, इन्वर्स ले लिया, 0.4 हो गया, मल्टीप्लाई कर दूँ किससे, 2 से, कितना आंसर आ गया, 0.81 आ गया। अब इसका क्या ले लूँ मैं, कॉस इनवर्स, तो कितना आ गया, 35.26 आ गया। तो वापस आते हैं हम उसमें अपने, कि अब यहाँ पे आप देखोगे कि जो थीटा है वो कितना आ रहा है, 35। तो मैंने क्या किया, पहले 6 का रूट लिया, फिर उसको इनवर्स किया, मतलब 1/√6 किया, और फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई किया। तो मेरा आंसर इस तरीके से 2/√6 आ गया, और फिर इसका कॉस इनवर्स ले लिया। ठीक है, पहले वाले में शायद कुछ दिक्कत हो गई थी ब्रैकेट वगैरह का, मतलब 35 डिग्री आना चाहिए इसका आंसर। तो अब चेक कर लेते हैं, कॉस इनवर्स 1/√2 कितना होता है। ठीक है, टेन इनवर्स 1/√2। तो ये आपको एक एक करके चेक करना पड़ेगा, हालांकि फटाफट चेक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो कॉस, पहला ऑप्शन चेक करते हैं। पहला ऑप्शन क्या है हमारा, कॉस इनवर्स 1/√2। ठीक है, तो क्या होगा 1/√2। तो बेटा मुझे √2 की वैल्यू पता है कितनी होती है, 1.414। तो आई एम डायरेक्टली 1/1.414, सॉरी 1 डिवाइडेड बाई 1.414, कितना आंसर आया मेरा, 0.7। 0.7 तो नहीं होगा आंसर, क्योंकि अगर आप कॉस इनवर्स लोगे तो 44.99 आ रहा है, तो ये नहीं हो सकता। टेन इनवर्स देखें क्या था, टेन इनवर्स 1/√2, इसको चेक करते हैं।
तो कितना आया था हमारा 1/√2, 0.7 आया था, 0.7 ही तो था, 1/√2, उसका 10 इनवर्स ले लेते हैं तो 34.99, क्लोज टू 35 आ रहा है। तो ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, पर एक बार और चेक करना पड़ेगा आपको बाकी के केस में, है ना, कितना आ रहा है। तो बाकी का ऑप्शन क्या है बेटा हमारा, कॉस इनवर्स 1/√3, ठीक है। तो बेटा √3 होता है कितना, √3 होता है 1.732, तो 1/1.732 कितना आ रहा है, 0.57 आ रहा है। इसका कॉस, इसका कॉस इनवर्स ये ना, मैं फिर भूल गया, तो ये 54 आ रहा है, ये हो नहीं सकता। नेक्स्ट क्या है आपका, साइन इनवर्स 1/√3, ठीक है, तो इसको और चेक कर लेते हैं। साइन इनवर्स 1/√3, तो 1/√3 इज 0.577 साइन इनवर्स, तो ये आ रहा है आपका 35.23। तो उसको भी एक बार चेक कर लेना, 1.432 को एक्चुअली क्या आ रहा था, आई थिंक वो दोनों सेम आ रहे थे, मे बी शायद इसमें कुछ, ये वाला ऑप्शन तो करेक्ट है और शायद आई थिंक ये वाला ऑप्शन भी आपका करेक्ट आ रहा है, मे बी शायद दो ऑप्शन करेक्ट हैं, हो सकता है चेंजेस हो इसमें, है ना, करेक्शन, तो यू कैन जस्ट वॉच कि क्या होगा। मेरे हिसाब से तो ये और ये दोनों ही मेरे सही ऑप्शन है, कॉस इनवर्स वाला भी और साइन इनवर्स वाला भी। समझ में आया किस तरीके से करना है, तो बी वेरी केयरफुल कि हाउ यू कैन परफॉर्म योर कैलकुलेशंस विद कैलकुलेटर। अब क्वेश्चन नंबर 19, तो बेटा देखो ये वाकई एक थोड़ा ना स्टैंडर्ड सवाल है, क्यों, ये दो रिएक्शंस को मिक्स करके पूछा और वो भी बहुत ही स्पेसिफिक है। पहली रिएक्शन जो है हीट के प्रेजेंस में है, तो पहली रिएक्शन जो है इसका नाम है एस्चेन मोजर फ्रेगमेंटेशन, और एस्चेन मोजर फ्रेगमेंटेशन में हमें अल्काइंस मिलता है, ठीक है, तो विल गेट एन अल्काइंस। तो ये वाला ऑप्शन तो हम सीधा सीधा 3 और 4 हटा सकते हैं, ये हो ही नहीं सकता, विल गेट अल्काइंस। मैकेनिज्म की बात रही तो ठीक है, मैं आपको मैकेनिज्म भी बता देता हूँ किस तरीके से होता है। ये इपॉक्साइड है ना, इसको थोड़ा सा नीचे लेके आऊँ, ये वाला बॉन्ड, ये Me, डबल बॉन्ड N और इसके साथ PH, ठीक है। जब आप इसको हीट करते हो तो सी व्हाट विल हैपन, ये जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है ये बिल्कुल एक तरीके से क्या करता है, कैस्केड, ध्यान से, ये अपना इलेक्ट्रॉन ने यहाँ अटैक किया, इस वाले बॉन्ड ने यहाँ अटैक किया और ये वाला बॉन्ड खुल गया, ठीक है। तो अब आई एम अगेन जस्ट कॉपिंग दिस, अब थोड़ा बेटा टेक्नोलॉजी का फ़ायदा तो मिलता है, मिलना भी चाहिए, ठीक है। तो कौन कौन सा बॉन्ड ब्रेक हुआ, देखिए कौन कौन सा बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है इसने अटैक किया यहाँ पे, ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ, ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर गया, ठीक है, और इसके बीच में क्या बन गया, डबल बॉन्ड, इन दोनों के बीच में भी क्या बन गया, डबल बॉन्ड, और ये जो ऑक्सीजन है ये माइनस चार्ज आया, ठीक है। अभी ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज आया, अब सी व्हाट विल हैपन, अब ये O माइनस इस पर अटैक करेगा, क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड O, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, क्या बन जाएगा, C ट्रिपल बॉन्ड N, ये वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक कर जाएगा, N ट्रिपल बॉन्ड N, और ये वाला बॉन्ड यहाँ से शिफ्ट कर जाएगा, वो अलग हो गया, उससे हमें मतलब नहीं कि उसका फाइनली क्या हुआ, डेट इज़ नॉट आवर इंटरेस्ट, आवर इंटरेस्ट इज दिस मच ओनली कि इसका क्या हुआ। तो यहाँ पर आपको मिल गया C डबल बॉन्ड O, ठीक है, और एल्केन, दिस इज कॉल्ड एस्चेन मोजर फ्रेगमेंटेशन, ठीक है, ये मिला आपको, यू विल गेट एन अल्काइन। एंड सॉरी, आई एम सॉरी, आई हैव मेड वन मिस्टेक, ये बॉन्ड यहाँ नहीं होगा, है ना, क्यों, क्योंकि ये वाला बॉन्ड तो जैसे ही इसने अटैक किया था ना इस पे, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ था यहाँ पे, तो मेरे को क्या करना है, मेरे को एक बार फिर से वापस इसको लेके आना है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक कराना है ना मुझे, सिर्फ ये वाला, अरे यार ये क्या होता है ना यार,
ठीक है, ये तो इसको थोड़ा अच्छे से लिख लो। तो फर्स्ट स्टेप आपका एस्टर मोजर फ्रेगमेंटेशन क्लियर है ये, और जो सेकेंड रिएक्शन है ना, वो ये रिएजेंट है, एंड दिस इज अ फॉस्फोनेट एस्टर। आपने फॉस्फोरस एलाइड पढ़ी होगी, ये फॉस्फोनेट एस्टर है, एक बल्कि बेस KHMDS के साथ लेते हैं, एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज HWE रिएक्शन, है ना, हॉर्नर वुड्सवर्थ और इमॉन रिएक्शन, ठीक है, HW। तो ये बेसिकली ओलिफिनेशन के लिए है, ये कीटोन को किस में कन्वर्ट कर देता है, एल्कीन में। जिस तरीके से विटिक रिएक्शन का काम होता है, विटिक रिएक्शन आप विटिक रिएक्शन, यू शुड हैव टू नो विटिक रिएक्शन। विटिक रिएक्शन में जो कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं वो किस में कन्वर्ट होते हैं, एल्कीन्स में। सिलेक्टिविटी क्या होती है, अगर स्टेबलाइज इलाइड लेते हैं तो विल गेट अ ई एल्कीन्स, ट्रांस एल्कीन, अनस्टेबलाइज इलाइड लेते हैं तो विल गेट अ सिस एल्कीन। जस्ट लाइक दैट ये ज़्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू विटिक इलाइड फॉस्फोनेट एस्टर, है ना। तो इसमें भी आपको एल्कीन ही मिलती है, बट इंपॉर्टेंट है सिलेक्टिविटी की। अब यहाँ पे इन जनरल अगर हम बात करें तो मैकेनिज्म मैं बना नहीं रहा विटिक इलाइड का। विटिक इलाइड की मैकेनिज्म वही 4 मेंबर ऑक्साफॉस्फेटिन रिंग के थ्रू ये पास होती है और फिर ये ब्रेक होती है और यू विल गेट एन एल्कीन, ठीक है। तो इन जनरल अगर मैं आपसे बात करूं कि अगर नॉर्मली ई एल्कीन इज प्रेफर्ड सिंस इट इज मोर स्टेबल, थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल। ये हमारा एक TCP प्रोडक्ट होता है, थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट होता है। लेकिन इन्होंने क्या किया है, यहाँ पे सब्सटीट्यूएंट क्या लिया हुआ है, CF3, एंड दिस इज समथिंग कॉल्ड एज स्टील जिनेरी मॉडिफिकेशन। स्टील जिनेरी मॉडिफिकेशन ये क्या है कि अगर आप यहाँ पे CH2 CF3 की जगह अगर CH3 लेते तो आपको ई एल्कीन मिलती, लेकिन क्योंकि आपने यहाँ फ्लोरो डेरिवेटिव यहाँ ले लिया हुआ है तो यहाँ पे ये ई एल्कीन्स ना मिलते हुए यहाँ पर हमको क्या मिलती है, जेड एल्कीन मिलती है। अब जेड एल्कीन क्यों मिलती है, तो आप अगर 5 मिनट दो तो मैं आपको बताऊं कि जेड एल्कीन क्यों मिलती है। बेसिकली जो यहाँ पे KHMDS है, ये यहाँ कार्बन आयन बनाएगा। ये कार्बन आयन जो है स्टेबलाइज है फॉस्फोनेट एस्टर के साथ। तो अगर आप यहाँ CF3 लेते हो तो ये जो फ्लोरो ग्रुप होते हैं ये क्या करते हैं, इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी को बढ़ा देते हैं। किसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी को बढ़ा देते हैं, फॉस्फोनेट एस्टर की। क्यों भाई, आप देखो कि फॉस्फोरस और ऑक्सीजन इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इसके साथ OR ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है, OR, और इसके साथ एक कुछ ये ग्रुप लगा हुआ है, एस्टर ग्रुप, है ना, लाइक दिस। तो अगर यहाँ पे R सिंपली मिथाइल होता तो फॉस्फोरस का पॉजिटिव चार्ज एक नॉर्मल स्टेबलाइज इलाइड मैकेनिज्म से आपको ई एल्कीन देता, जैसे विटिक इलाइड में देता। लेकिन अगर यहाँ पे R की जगह आपने क्या कर दिया, R में आपने CF3 ले लिया CH3 की जगह, तो फ्लोरीन -I के कारण, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट के कारण इस फॉस्फोरस के पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी को और क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, और इस वजह से इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी क्या होगी, बढ़ेगी। इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ेगी तो इसका मतलब अनस्टेबिलिटी बढ़ेगी, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज और ज़्यादा बढ़ेगा, और अनस्टेबल होने के कारण इसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, फास्ट हो जाएगी। तो अब ये थर्मोडायनामिक अप्रोच ना ताकि दिस विल बी अंडर द काइनेटिक कंट्रोल, और काइनेटिक कंट्रोल में क्या होगा, जब ये आपस में रिंग जुड़ेंगी तो ये अब पहले सिस से ट्रांस में कन्वर्ट नहीं होगा, ये एज इट इज ही जुड़ जाएगा और इट विल लीड टू द KCP प्रोडक्ट, द काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। और इस केस में आपको जेड एल्कीन, आप खुद सोचो किस एल्कीन का बनने का रेट फास्ट होगा, जेड एल्कीन का। बस दोनों को एज इट इज जोड़ना है। ट्रांस एल्कीन में क्या करना पड़ेगा, मॉलिक्यूल्स को पहले स्विच करना पड़ेगा अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन में, तब आके जोड़ना पड़ेगा। तो उतना समय नहीं मिल पाता है क्योंकि ये इलेक्ट्रोफिलिसिटी इसकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, स्टेबिलिटी कम हो जाती है पॉजिटिव चार्ज की फॉस्फोरस पर, डेट विल लीड टू वो पूरा का पूरा शिफ्ट हो जाता है ना, TCP से कहाँ पे, KCP गई, काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट पे। तो दिस इज कॉल्ड एज this is a very important modification that is called as Steele-Ginneri modification that you can find, and it is a very important reaction of HWE, Horner-Wordsworth-Imon reaction. With phosphonate ester, mechanism is very similar to that of your Wittig elide. ठीक है, तो ओवरऑल हमें क्या देखना है कि एल्काइन मिली, तो एल्काइन से ये दोनों हमने एलिमिनेट कर ली, इन दोनों में होगा, और एल्कीन कैसी होगी हमारी, सिस एल्कीन या जेड एल्कीन होगी। तो इनमें से कौन सी एल्कीन आपकी जेड एल्कीन दिख रही है, ये वाली। ये वाली हो नहीं सकती, ये तब होती जब R आपके क्या लेते हैं, CH3, और ये स्टेबल होती।
मतलब एक थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट बनाती है, और इसने जो बनाया वो आपका केसी ने बनाया। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो दिस इज अ नाइस क्वेश्चन, नाइस क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 86 से लेके 90 तक डिस्कस कर ली। आई होप आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा ये वीडियो तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। इन केस कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ पिंग मी इन द कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई टू सॉल्व, आई विल ट्राई टू क्लैरिफाई योर डाउट मैक्सिमम पॉसिबल। आई विल ट्राई टू सॉल्व ईच ऑफ योर डाउट जितना मेरे से हो सकेगा। ठीक है, टिल देन गुड बाय।